ठीक है। देखिए वर्धन वंश की हम बात करें और वर्धन वंश का जो दूसरा नाम मिलता है पुष्यभूति वंश, क्या बोलते हैं उसे? पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना गया है। तो इसके पीछे जब गुप्त वंश का जो पतन होता है, गुप्त वंश का समय क्या माना गया है? 34 शताब्दी से लेकर 33 शताब्दी तक माना गया है, यानी 36 शताब्दी में उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो गुप्तों के पतन, हमने जब गुप्त वंश पढ़ा था तो हमने स्कंदगुप्त के समय क्या होता है? हुणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया, यानी गुप्त वंश के पतन के बाद भी हुण थे बार बार आक्रमण करते थे। तो गुप्तों के पतन, गुप्त वंश के पतन के बाद भी हुणों के आक्रमण के बीच में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। गुप्त वंश का पतन हो चुका था 6ठी शताब्दी में, तो उसके बाद में कोई भी ऐसा राजा नहीं बना जिसने केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करे, तो छोटे छोटे राजतंत्र में पूरा भारत डिवाइडेशन हो गया था। उस समय हुण थे, बाहरी आक्रमण करे जाते थे, बार बार आक्रमण का, तो उस आक्रमणों के बीच भी जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ अलग अलग वंश के नाम से। और उस छोटे छोटे राज्यों में ही भारत के पश्चिमी भाग, भारत का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग में एक वंश का निर्माण होता है, वो कौन सा होता है? वर्धन वंश। इसका समय कब माना गया है? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश का पतन हो जाता है और इसका क्या होता है? उदय होता है। और उस वंश का नाम था वर्धन वंश। भारत के पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग कौन सा है? हरियाणा के थानेश्वर नाम के स्थान पे अपने राज्य की स्थापना करते हैं। और हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो स्रोत कौन कौन से? हम बात कर रहे हैं स्रोत के बारे में। तो स्रोत कौन कौन से हमारे सामने? तो पहला तो है बाणभट्ट। कौन सा है? बाणभट्ट, जो एक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ऋषि वंश का राजा हुआ है, उसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उनकी रचना हुई है कादम्बरी और हर्षचरित। इससे हमें हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरा है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग है, ये भी हर्षवर्धन के समय बाद आया। प्रश्न, फायन कब आया था? फायन के बारे में पढ़ा था गुप्त वंश में हमने। तो फायन भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बाद आया था, ठीक है ना। तो इसी तरह विदेशी चीनी यात्रा, ह्वेनसांग भी कौन था? चीनी यात्री था। और ये किसके समय बाद आया था? तो ये आया था हर्ष के समय। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय बाद आया था। उसकी पुस्तक है सीयू की। ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? सीयू की, जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में और वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ह्वेनसांग को क्या कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किस नाम से पुकारा गया है? ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी पुकारा गया है, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अब एक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ था? दक्षिण भारतीय में चालुक्य राजा था। इसने एक अभिलेख मिलता है उसका, एहल अभिलेख, जिससे भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में। ये तो हो गए स्रोत। अब बात करें कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक से माना गया है, पुष्यभूति को इसका संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर थी, ठीक है ना। फिर इसके वर्धन वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? तो प्रभाकर वर्धन पहला कौन सा है? प्रभाकर वर्धन। और उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थे। तो एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। एक पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन। दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और एक पुत्री जिसका नाम था राजश्री, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। राजश्री इसकी बहन थी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। तो राजश्री का विवाह किससे होता है? कन्नौज शासक ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह कर दिया जाता है। कन्नौज में मौखरी वंश के राजा कौन थे? ग्रहवर्मा। और राजश्री का विवाह किससे होता है? कन्नौज के ग्रहवर्मा से होता है। और मालवा का शासक देवगुप्त ग्रहवर्मा क्या करता? हत्या कर देता है। तो हमने जो पढ़ा था, नक्शे में मैप पर देखा था कि बिहार और यूपी का क्षेत्र कन्नौज क्षेत्र में आता था और यहाँ पर मौखरी वंश था। और मौखरी वंश के राजा कौन थे? ग्रहवर्मा, यानी कन्नौज। उस समय कन्नौज सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और
मालवा का राजा देवगुप्त था, वो इस पर क्या कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। इसने धोखे से कन्नौज के शासक वीरवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी, क्योंकि देवगुप्त किस पर अधिकार करना चाहता? कन्नौज पर। तो शासक मर जाएगा तो इस पर अधिकार कर सकता है आराम से। देवगुप्त ने वीरवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री उसकी पत्नी थी, इसको भी क्या बना दिया? बंधक बना दिया। इसने क्या बना दिया? इसको बंधक बना दिया। जब ये बात राज्यवर्धन को मालूम चलती है, राज्यवर्धन की बहन थी राजश्री, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त उसके ऊपर आक्रमण किया और देवगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। उसने जीजा थे ये तो वीरवर्मा, तो जीजा की हत्या की थी, तो ये गुस्सा आ गया उसने, तो देवगुप्त ने क्या हत्या कर दी ना, राज्यवर्धन ने देवगुप्त क्या कर दी? हत्या कर दी और अपनी बहन राजश्री को जो बंधक थी किसके यहाँ पर? देवगुप्त के यहाँ, उसको बंधक से भी छुड़ाया। और जो मालवा का शासक देवगुप्त है, ये बंगाल के गौड़ वंशी शासक शशांक का क्या था? मित्र था। जब शशांक को ये बात मालूम चली कि मेरे मित्र देवगुप्त की हत्या किसने की है? राज्यवर्धन ने की है, और ये दोनों मित्र थे दोनों। राज्यवर्धन ने क्या कर दिया? देवगुप्त की हत्या कर दी थी और राजश्री को छुड़ा दिया था। तब ये बात जब बंगाल के शासक गौड़ वंशी शासक शशांक को मालूम चलती है, तो ये आक्रमण क्या करता है? राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण करता है। तो गौड़ वंश के शासक शशांक ने धोखे से किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन को भी मार दिया। कन्नौज में से वीरवर्मा का शासक हुआ विवाद, देवगुप्त ने वीरवर्मा को मारा, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा, और वापस गौड़ वंश का शासक जो उसका मित्र था, इसने इसका मित्र का हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर दी, मारा गया। अब बात करें राज्यवर्धन के बाद में उसके दो पुत्र थे, कौन कौन से? प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन, दो पुत्र थे। अब बड़ा हर्षवर्धन था, तो उसके ये छोटा था ना, बड़े से छोटा था, तो उसको शासक बनाया गया हर्षवर्धन को। कल मैंने आपको पूछा था 16 साल का था कि 19 साल का? 16 साल। आपने 19 का था। देखिए हर्षवर्धन जिस समय शासक बनता है, इसकी मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन उसके समय 606 ईस्वी में राजा बना, और उसके समय उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल उम्र थी ना। और हर्षवर्धन को से शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्ष ने क्या किया? अपने पिता का बदला लेने के लिए शशांक को क्या पराजित करने का प्रयास किया। जैसे ही हमने यहाँ पढ़ा था कि गौड़ वंश के शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है ना। उसके बाद में जो उसकी बहन थी राजश्री, वो कहाँ जंगलों में भाग गई थी। उसे डर था कि शशांक है ना उसकी भी हत्या नहीं कर दे, तो उसके बाद में बहन तो चली गई जंगलों में, अज्ञात स्थान में चली गई थी उसकी बहन। फिर हर्षवर्धन शासक बनता है 606 ईस्वी में, और उसकी उम्र कितनी थी उस समय? 16 साल। और हर्षवर्धन की उपाधि कौन सी मिलती है? शिलादित्य के नाम से भी जाना गया है। हर्ष ने शशांक को क्या पराजित करके बहन राजश्री जो अज्ञात स्थान में चली गई थी, इसके डर से, शशांक के डर से, उसको भी ढूंढ निकालता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है और उसे अपने साम्राज्य में मिला देता। कन्नौज उस समय सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था और बहुत सारे राज्य थे वो उस पर अधिकार करना चाहते थे। तो इसमें चालुक्य वंश था, वो भी कन्नौज पर अधिकार करना था। गुर्जर प्रतिहार थे, वो भी अधिकार, पाल वंश थे, वो भी इसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे। कि कन्नौज उस समय का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो इसी समझ में आया आपको? वापस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वापस हर्ष के समय हैंसांग भारत आया था। हर्ष के समय हैंसांग भारत आया, जैसे यात्रियों का क्या कहा गया है? राजकुमार कहा गया है। प्रश्न कई बार आया है कि हैंसांग चीनी यात्री किस शासक के समय आया था? हर्ष के समय वो भारत आया था और उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। फिर बात करते हैं, हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। इसने स्वयं ने भी ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये क्या थे? नाटक थे जो हर्ष ने अपने द्वारा लिखे। हर्ष कन्नौज में विभिन्न धर्मों की एक विशाल सभा का आयोजन भी करता था, जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को बुलाता था और एक सभा का आयोजन करता था। हर्ष के बारे में कहा गया है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष बाद में प्रयाग में या प्रयाग संगम में, जहाँ पर नदियों का संगम होता है,
उस संगम पर एक समारोह का, विशाल समारोह का आयोजन, जिसमें ब्राह्मण श्रमण सबको दान दिया जाता था। इसका नाम था महामोक्ष परिषद। कहा जाता है कि अपने शरीर पर 5 साल में जितना भी धन उसके पास में होता था, वो सारा धन दान में लुटा देता था। यहाँ तक कि अपने शरीर पर जो आभूषण होते थे वो भी लुटा देता था, यानी अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। हर 5 वर्ष बाद में ये विशाल समारोह का आयोजन कौन करता था? हर्ष करता था। इसलिए इसे महादानी भी कहा गया है, महादानी भी कहा गया है इतिहास में। कई विद्वान बोलते हैं कि हर्ष अंतिम हिंदू शासक था, लेकिन ये बात सही नहीं है। इससे बाद में कई हिंदू शासक हुए हैं। तो सर वो राष्ट्रपति वगैरह कौन है ना, ये तो